हेलो। आज 31 दिसंबर 2020। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी अपने आसपास में अमीर आदमी को देखते हैं तो हम अक्सर करके उसकी अमीरी को एक काइंड ऑफ एक डिवाइन और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग समझ के देख रहे होते हैं। और जैसे कि मानो उसका सारा पैसा आसमान से गिरा है, बारिश में से गिरा है, ना कि उसकी खुद की मेहनत की देन है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग, जब हम बचपन से जन्म लेते हैं तो हम चीज़ों को जो हमें दिखाई दे रहा होता है हम उससे सिर्फ उतना ही देख रहे होते हैं, और उसके पीछे की चीज़ों का अनुमान हम एक हमारा दिमाग लगाता है और वो अपनी तरफ से कुछ भी लगा लेता है। जैसे हमारी वाइब्रेशंस, हमारे आसपास का इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ने हमें सिखाया है सोचने का तरीका, उसके अनुसार अंदाज़ा लगाना लग जाता है और उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा होता है जो कि वास्तविक तात्विक कारण होते हैं। तो इसके चलते हम अक्सर करके अपने अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस को डेवलप कर लेते हैं, और काइंड ऑफ अ पॉवर्टी कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंसान अमीरियत को एक तरह से गुनाह समझने लग जाता है कि जो भी अमीर आदमी है वो रिच मैन, वो किसी न किसी क्रिमिनल कारणों से अमीर बना है। खास तौर पे इस तरह के पॉवर्टी कॉम्प्लेक्स वाली मानसिकता ने एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस को जन्म दिया है देश में, समाज में, उसी को आज की तारीख में हम समाजवाद, उत्तर भारत में उसे समाजवाद या सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये अमीरों को कोसने में, अमीरियत को कोसने में, टाटा बिरला है जिस तरह से, इनको कोसने में ज़्यादा यकीन करता है। और ये वो लोग हैं जिनके अनुसार अमीरियत जो है मानो आसमान से बादलों से गिरी थी अमीर आदमी के पास में। उसको राह चलते कहीं बड़ा खजाना मिल गया और वो बन गया, ना कि इस वजह से कि उसने कुछ मेहनत किया था या उसने कुछ बुद्धि का प्रयोग किया था वगैरह वगैरह। तो उसकी अमीरियत उसका गुनाह है क्योंकि उसको आकस्मिक लक से एक मिल गई है पैसा, ना कि सोच और मेहनत इत्यादि के प्रतिफल में। तो ये एक समाजवादी का सोच का एक खास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, पॉवर्टी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करना और रिच मैन और रिचनेस को क्रिमिनलिटी की तरफ ट्रीट करना। बट सच्चाई ये नहीं है। एक सवाल उठता है कि आखिर रिचनेस क्या होती है और ये कहाँ से आई है। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा चिंतन करें तो देखेंगे कि इंसान का समाज शुरू से ही, आरंभ से ही ऐसा नहीं था जैसा कि अपने इकोनॉमिक सेंस में जैसा कि आज हम उसे देख रहे हैं। यानी इंसान जब आरंभिक काल में था धरती के समय रेखा पर, तब इंसान के समाज में पैसा नाम की कोई भी वस्तु नहीं हुआ करती थी। देयर वॉज नो सच थिंग एज मनी। और उस काल में इंसान को जब भूख लगती थी तो खाने के लिए पेड़ों पे लटकते फल फूल थे, जंगल में पशु थे जिनको वो शिकार करके आहार बना लेता था अपना, और नदियों में बहता पानी था, जब प्यास लगी तो पानी पी लिया। तो जैसा
जीवन आज भी पशु जी रहे होते हैं, इंसान भी उसी श्रेणी के जीवन स्तर से गुजर चुका है और तब वो भी ऐसा ही जिया करता था इंसान का समाज। ये जो मनी है, ये इंसान ने अपनी समय रेखा पे देखें तो अक्रमिक विकास के दौरान बहुत बाद में विकसित किया है। तो ना सोना था, ना चांदी था, ना पैसा था, कुछ नहीं था इंसान के समाज में, जैसा कि पशुओं के समाज में आज भी है। पशुओं को क्या मालूम सोने की क्या कीमत होती है, चांदी की क्या कीमत होती है, नोट क्या होते हैं। वैसे इंसान भी था। इंसान की खुद की बुद्धि की देन है ये पैसा, मनी। लेकिन इंसान में आया कहाँ से? मनी के बारे में इंसान में ज्योग्राफी कहाँ से आई? ये क्या चीज़ है? इसके खुद के पीछे एक जो मौलिक चिंतन है वो ग्रेटेस्ट साइकोलॉजी फिलोसफिकर सिगमंड फ्रीड का दिया हुआ है। और सिगमंड फ्रीड इसके बारे में क्या बोलते हैं कि सिगमंड फ्रीड इसके बारे में क्या बोलते हैं कि इंसान जब बाइपेडल व्यक्ति बन गया, बाइपेडल हो गया, यानी दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया, तो उसमें और भी कुछ खासियतें विकसित हुई थीं जो कि इंसान में ही विशेष यूनिकली पाई जाती हैं और जो कि बाकी पशुओं में नहीं पाई जाती हैं। उनमें से एक था, आप यकीन शायद ना करें आसानी से, लेकिन सिगमंड फ्रीड का विचार ऐसे ही कहता है कि उसमें एक एनल मसल कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई थी। होता क्या है कि बाकी सब पशु, जगत के जितने भी जीव हैं, वो जब उनके जीवन शैली का क्या है कि जब उनको भूख लगती है तो वो खाना खा लेते हैं, और जब वो खाना पच जाता है, उनको बाउल प्रेशर क्रिएट होता है, खाना पच जाता है, तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये इन पशुओं की आदत होती है, फितरत होती है। सारे के सारे पशु जितने भी संसार में हैं, सब के सब ऐसे ही करते हैं। सिर्फ इंसान में एक ऐसी खासियत है, एक क्षमता है फ्रीड के अनुसार, जिसकी वजह से इंसान बाकी सब पशुओं से आगे निकल सका और उसने अपने अंदर कुछ सेंस ऑफ पोजीशन विकसित करा। ये जो पैसा है, ये इंसान में उसके खास एबिलिटीज के चलते आया है, सेंस ऑफ पोजीशन। जब इंसान कहीं भी कुछ उसे पसंद आता है तो वो चाहता है कि उसको अपने पास में लंबे आयु के लिए रख ले, रिटेन कर ले। और इस रिटेंशन की क्रिया के दौरान उसने काफ़ी कुछ किया। उसमें प्लॉन्ड्रिंग की हैबिट्स आई, यानी डकैती करने की, लूटपाट करने की। उसमें चोरी की आदतें आई। उसमें बाकी इस तरह के काफ़ी सारे नेगेटिव एक्शंस के ट्रेट्स आए जो कि जानवरों में इतना नहीं पाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ पोजीशन है। जब वो कहीं जाता है, वहाँ पे उसको अच्छे फल फूल दिखाई देते हैं, अच्छा बहता पानी दिखाई देता है, तो उसको मन करता है ज़मीन उस इलाके को अपना बना ले, हमेशा के लिए, सदैव के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। तो ये सेंस ऑफ पोजीशन जो है, यहाँ से इंसान में ये सब दुर्गुण आए थे। और ये सेंस ऑफ पोजीशन खुद कहाँ से आया, इसके बारे में फ्रीड का अनुमान है कि ये एनल मसल कंट्रोल की वजह से आया था। कि इंसान का दिमाग जब पैडल हुआ तो उतना विकसित हो गया कि इंसान को जब भूख लगती है तो वो अपनी भूख को कंट्रोल कर सकता है। हंगर कंट्रोल एबिलिटीज आ गई उसमें। और साथ में जब उसको प्रेशर बनता है, बाउल प्रेशर होता है, तो वो इसको भी रिटेन कर सकता है, होल्ड बैक कर सकता है।
उसका ब्रेन उसकी भूख की मसल्स को भी कंट्रोल करता है, स्टमक मसल्स को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, और एनुअल मसल्स को भी कंट्रोल करता है। वो उसको होल्ड बैक कर सकता है। तो उसमें एक होल्डिंग बैक की एबिलिटी इंसान में डेवलप हो गई, और यहाँ से उसमें रिटेंशन एबिलिटीज आ गई, रिटेंशन पावर। और इस रिटेंशन पावर ने एक साइकोलॉजिकल उसमें एक कैपेसिटी डेवलप करी, जिससे कि हम सेंस ऑफ पोजीशन करके एडजस्ट कर रहे हैं। उसको किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को पोजेस कर लेना चाहता है। ये पोजेस करने की इस एबिलिटी को होल्ड बैक करने की, अपनी चाहतों को, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को होल्ड बैक करके डेफर कर देने की, थोड़े समय तक टाल देने की जो एबिलिटी है, फ्यूड के अनुसार इसी को ही मैच्योरिटी भी बुलाया जाता है। तो मैच्योरिटी क्या है? जब हम किसी चीज़ को, अपनी आवश्यकता को, बुनियादी तुरंत दिखने वाली ज़रूरत को टाल देते हैं लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए, तो ये हमारी अंदर मैच्योरिटी डेवलप करती है। छोटी अवधि के लिए टालते हैं तो ये एक छोटी मैच्योरिटी होती है। और जब लंबी अवधि के लिए किसी लंबे फल की चाहत में से, कि जितना लंबा टालेंगे उसके बाद उतना लंबा फल, सुख प्राप्त होगा, उसका फल मिलेगा, वो मैच्योरिटी होती है। इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। और जो मसल्स, एनल मसल्स से बाउल प्रेशर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, वो सेंस ऑफ पोजीशन उसमें विकसित करती है, कि वो इंसान जो है चीज़ों को सदैव के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, लंबे अवधि तक प्राप्त करने के लिए, शायद हमेशा के लिए अपने पास रखने की सोच रखने लग जाता है। तो ये सेंस ऑफ पोजीशन होती है। अब सेंस ऑफ पोजीशन से यहाँ से इंसान में ये होता था कि उसके पास किसी भी चीज़ को पोजेस करने का दो तरीका था। या तो वो लूटपाट को उतर आए, इसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, और दूसरे तरीके हैं थेफ्ट, डकॉइटी, रॉबरी, या जो भी आप बोलें उसे, इसमें वायलेंस इन्वॉल्व है। और इसका जो नॉन वायलेंट मेथड है, उसके लिए इंसान ने समाज में सिस्टम ऑफ क्रेडिट स्टार्ट किया। और ये सिस्टम ऑफ क्रेडिट ही, इसमें जो क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के जो मेथड था, वही मनी था। तो यहाँ से जन्म लिया इंसान के समाज में पैसे ने। अब सवाल था कि पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए। तो पैसे को प्राप्त करने का जो तरीका था, वो था कि इंसान अपने कौशल का प्रयोग करके किसी दूसरे इंसान को कुछ देता है, और उसके बदले में मटेरियल गुड, ऑब्जेक्ट सर्विस कुछ देता है, और बदले में वो पैसा लेता है। तो ये पैसे को प्राप्त करने की बेसिक एबिलिटी थी। अब सर्विस या ये जो कुछ भी चीज़ है, ये तो मेनली आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ की देन है, और मटेरियल गुड आपके फिजिकल स्किल्स की जनरेशन से होता है, पैदाइश होती हैं, यहाँ से इनको उत्पन्न किया जाता है। तो पैसा इस प्रकार से इस समाज में आया है। तो पैसे के आगमन के उपरांत पैसे का जो मेन जनरेशन सोर्स है, वो है आपका स्किल्स, और दूसरा है मेंटल एबिलिटीज़। तो बेसिकली मेंटल एबिलिटीज़ भी स्किल्स का ही एक हिस्सा है, कि मेंटल एबिलिटीज़ आप आखिरकार करते क्या हैं। आप किसी प्रकार की, या तो कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई सर्विस दे रहे होते हैं। और इस प्रकार से
पैसा समाज में चलन में उतर आया है। आरंभिक काल में समाजवादी या जो प्राचीन जो सिस्टम हुआ करते थे कि इंसान जो था अपनी सारी स्किल्स और सर्विस जो था वो राजा की खिदमत में डालता रहता था, इन द प्लेजर ऑफ द किंग। अपनी सारी गुड्स और सर्विसेज दिया करता था, मेनली इन द सर्विस ऑफ द किंग। बट बाद में उसने इंटरचेंज में भी ये सब स्किल्स लेना शुरू करा और यहाँ पे उसने यूज़ करा मनी का। तो इस तरीके से मनी का चलन समाज में निकलता चला गया। राजा भी जनता से गुड्स और सर्विसेज हर समय तो उसको चाहिए नहीं, तो इन सब को लेने की बजाय पे मनी ही लेना प्रेफर करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो ये है, इस तरीके से मनी आया। जो रिच मैन थे, जो आज की तारीख में जो रिच मैन हैं, वो बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों को भरपूर तरीके से हार्नेस किया, इनका प्रोडक्शन किया, सर्विसेज गुड्स जनरेट करे और इसका ट्रांजैक्शन करके इस पैसे को कमाया है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइवेटाइजेशन हो गया, सेंस ऑफ पोजीशन, ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये सेंस ऑफ पोजीशन का ही एक पॉलिटिकल फॉर्म है। और यहाँ से इंसान जो था प्राइवेटाइजेशन में अपने जो भी चीज़ है, स्किल है, वो उसका है, जो गुड प्रोड्यूस किए हैं वो उसके हैं, राजा के नहीं हैं, और वो दूसरे को या राजा को भी देता है, तो इन टर्न उससे वो पैसे लेता है, तो अब इससे मनी का ट्रांजैक्शन शुरू होता है। तो बेसिकली जो रिच मैन है, जिसको हम इतना कोस रहे होते हैं दुनिया में अपनी समाजवादी सोच के प्रवाह में रहते हुए, वो बेसिकली वो कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, वो उसकी स्किल्स की देन है और उसके ग्रेटर मेंटल एबिलिटीज़ की देन है। ये चीज़ जो है हमें समझनी पड़ेगी। हम इसे अकस्मात मिला खजाना न समझें, ज़मीन में गड़ा खजाना, उसकी अमीरियत को। तो रिचनेस इज़ नॉट an accidental find of buried treasure, accidental finding of buried treasure। ये इम्पॉर्टेंट है समझना। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी की सारी रिचनेस जो है हमेशा स्किल्स की ही देन है। इन स्किल्स को, मेंटलिटीज़ को आप पॉजिटिव फॉर्म में भी यूज़ करके इस पैसे को अर्न कर सकते हैं, और दूसरे कुछ कनिंग, डिसीटफुल, स्मार्ट वेज भी होते हैं जिससे आप पैसे को अर्न कर रहे होते हैं। वो स्मार्ट वेज के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि कैसे अक्सर करके जो रिच मैन होते हैं वो अपने किंग्स के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में अपनी प्रॉक्सिमिटी को, प्रॉक्सी को अपने यूज़ करते हुए पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट कराकर और रिच बनने की कोशिश करते हैं। तो वो एक नेगेटिव मेथड है रिच बनने का, और मोस्टली आज की दुनिया में यही तरीका लगाया जा रहा है अमीर बनने के लिए। तो ये इसके बारे में हम चर्चा कभी और करेंगे। तो जो रिच मैन है, हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो रिच जो है इसकी वजह से नहीं। अब यहाँ पे जो हम, चलिए इस पे बात कर ही लेते हैं कि रिच होने के जो पॉजिटिव मेथड और जो नेगेटिव मेथड हैं वो क्या हैं। तो जो मेनली रिच हैं पॉजिटिव फॉर्म में, उनके पास में कुछ स्किल्स होते हैं और वो उससे कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं
या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो रिच होते हैं। और जो नेगेटिव मेथड्स हैं वो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कि पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट या किंग पॉलिसी को अपने फेवर में उसको मोल्ड करवा कर फिर यूज़ करते हैं रिच होने के लिए। इस मामले में हम डिफरेंस को स्टार्कली समझ सकते हैं यूरोपियन लोगों में पाई जाने वाली रिचनेस को वर्सेस इंडियन में पाई जाने वाली रिचनेस को। यूएस और यूके में आप देखेंगे जो हाई टेक कंपनीज हैं, हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज, उस पे इनोवेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिस्कवरर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत चीज़ों को पेटेंट करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं और ट्रेडमार्क राइट्स करवा लेते हैं। और फॉर एग्जांपल आप गूगल नाम की कंपनी को देखें, माइक्रोसॉफ्ट को देखें, जो कि किसी न किसी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट करके फिर दुनिया में बेचकर पैसा कमाते हैं। इसके मुकाबले इंडिया में ये इनोवेटर्स और इस तरह के लोग नहीं हैं। तो इंडियंस में जो रिचनेस है वो बेसिकली जो जनरेट हुई है वो मोस्टली नेगेटिव ट्रेड से हुई है, बेसिकली कमीशन एजेंट के फॉर्म में हुई है। भाई जो मेन प्रोड्यूसर है खाने पीने का, ये जो कुछ है, जो प्रोड्यूस है, जो समाज की ज़रूरत की चीज़ है, गुड या सर्विस, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो भारत के रिच मैन है कहीं पे एक कमीशन एजेंट बन जाते हैं और उसको वहाँ से अपना कमीशन निकाल कर मेनली रिच होते हैं। इस मामले में आप चाहे तो आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का एग्जांपल पकड़ लीजिए कि टावर्स को या फिर सर्विसेज को, स्पेक्ट्रम को किसी ने फुल्ली प्रोसेस करने की कोशिश करी है और टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करा लिया है और कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए, सर्विसेज को पहुंचाने के लिए उसने अपना बीच का कमीशन एजेंट के फॉर्म में अपना बिजनेस सेट किया और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहा है। इसी तरीके से आप इनका बिजनेस देख सकते हैं, रिटेल बिजनेस को देख सकते हैं, परचूनी को जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, किसान खेती करके प्रोड्यूस करता है, बट इन्होंने बीच में सुपर मार्केट्स खोल दिए हैं बड़े बड़े और किसान से सस्ते में अनाज लेते हैं, कपड़े वाले उत्पादक से कपड़ा लेते हैं, उसको बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेचते हैं, वहाँ पे सेल्समैन को रखते हैं और उसके बाद कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुँचता है और बीच में यहाँ पे अपनी वो जनरेट करते हैं रेवेन्यूज़ और इस तरीके से वो रिच बन रहे होते हैं। तो इस तरीके जो ऑयल का पैसा है जिसे बोलते हैं कि पेट्रोल पंप का एग्जांपल लीजिए, ऑयल की बात आई हो तो क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ऑयल का एक्सट्रैक्शन का तो सब तो यूरोपियन से इन सबके पास में रहा है। उस टेक्नोलॉजी को, टेक्निकल नो हाउ को परचेज कर लिया गया है, इन्होंने जनरेट करा है, उससे इनसे इन्होंने परचेज करा है टेक्निकल नो हाउ को। टेक्निकल नो हाउ से इन्होंने यहाँ पे इंडिया में प्लांट सेटअप करें, फैक्ट्री सेटअप करी हैं, ऑयल जनरेशन के लिए रिग्स या रिफाइनरीज वगैरह सेटअप करी हैं और फिर ऑयल चूँकि अब बेसिक नेसेसिटी बन चुका है आगे बढ़ने के लिए समाज में इंसान की, तो यहाँ से वो अपना मिडिल मैन का एक फिर से रोल डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद मिडिल मैन से अपने पैसा कमाते रहते हैं। तो इंडियन फॉर्म ऑफ रिचनेस जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से ही आती है
उसमें इनोवेशन नहीं है, उसमें इन्वेंशन नहीं है, उसमें कोई डिस्कवरी नहीं है। आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि कोई भी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी उसमें खास वो नहीं लगता है, और ऐसा कुछ ग्रेट स्किल भी नहीं लगता है। बेसिकली जो स्किल है वो है मैनिपुलेशन का ही स्किल का यूज़ करा जाता है। दिस इज कॉन्ट्रास्टिवली comparably different from how the other better countries have worked, जहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड काफ़ी कुछ होता रहा है, जिससे का यूज़ करते हुए वहाँ के लोग रिच हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट टेस्ला का आप देख सकते हैं, फिर आगे फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड कंपनीज बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, होटल टूरिज्म और वगैरह डेवलप करने के लिए, स्पेस टूरिज्म वगैरह डेवलप करने के लिए कंपनीज डेवलप होने लग गई हैं। फिर पास में आईटी से रिलेटेड कंपनीज डेवलप हुई। ये सब के सब आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रोडक्ट को और ये सब करती हुई हैं। आप रिसेंट में एप्पल को देख सकते हैं, एप्पल इंडस्ट्रीज, एप्पल इनकॉर्प, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का तो नाम लिया, बुक को देख सकते हैं, ट्विटर को देख सकते हैं, सोशल मीडिया के इस तरह के जो भी हैं। और साथ में इसके साथ में कॉर्पोरेट से रिलेटेड स्किल्स भी आते हैं, मर्जर एक्विजिशन और इस तरह के जो भी स्किल्स होते हैं उनका भी यूज़ करा जाता है। हालांकि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव किस्म के स्किल्स होते हैं, बट वो फिर भी पॉजिटिव फॉर्मेट के स्किल्स हैं कि कम से कम पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का इतना यूज़ नहीं करा जाता है रिच बनने के लिए। तो जो इंडियन फॉर्म ऑफ रिचनेस है बिजनेस क्लास में, बहुत कम कंपनीज हैं शायद, जैसे टाटा की, टाइटन और ये सब, जो कि अपने टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स का यूज़ करते हुए बिजनेस को रन कर रही हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज आर लुकिंग फॉर वेज टू डू मोर एंड मोर political manipulation in order to achieve richness, as a result of which they are heavily involved in political rigging and participation in the politics of the country. The whole idea is that once they get control of the government, they can use the government to rig up policies which are biasly in their favor, and that can help them earn more money, which they can use for funding the political party further and keep getting more money. तो ये इंडियन फॉर्म ऑफ रिचनेस इस तरीके से है कंपेयर टू द यूरोपियन फॉर्म ऑफ रिचनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब किसी भी बिजनेस को, इससे यहाँ पे हमें भी एक लेसन मिलता है। इससे हमें भी एक लेसन मिलता है कि हम ये सोच सकें आखिर अगर हमें किसी कभी बिजनेस को सेटअप करना पड़ा तो हमें एक्चुअल में क्या करना होगा एज अ कॉमन मैन। अनलेस वी आर केपेबल ऑफ रियल बिग पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, doing real big political manipulation by having somebody very close in the field of politics, very impactful person who can help us get through it. It is not possible for us to, or a common man, any common man, to get into business and become rich merely by possessing some good skills and तो स्किल्स और टैलेंट के भरोसे रिच हो सकना नॉट इजी इन इंडिया। इनफैक्ट आप ग्रेट इन्वेंटर और ग्रेट साइंटिस्ट भी हो जाएंगे तो भारत का तो रिकॉर्ड ही है कि शायद कोई इन्वेंटर और कोई डिस्कवरर स्किल्स के बेसिस पे रिच हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट मे बी फॉर फ्यू इन द फील्ड ऑफ बॉलीवुड एंड इन क्रिकेट, जहाँ पे कि बेसिकली बैटिंग स्किल के चलते सचिन तेंदुलकर और कुछ टॉप प्लेयर्स बहुत उबेर रिच हो गए हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया
to achieve richness without the help of political manipulation. और आप देख सकते हैं आज की तारीख में जितने भी बिजनेस क्लास हैं सब के सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिगिंग में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, सो दैट वो पॉलिसीज़ को अपने फेवर में करवाते रहें या फिर अपने लिए कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्वायर करते रहें, एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच दे कैन कंटिन्यूसली कीप गेटिंग गुड मनी, अर्न गुड रेवेन्यूज फॉर देयर कंपनीज. So that is the way out. Even if you, let's say, assume that you can acquire license for a business, the truth is that eventually to run the business you require to have political some kind of professional skills, technical skills within people who can handle that business. So mere holding the license is not sufficient in order to be able to run a business. What this big honchos, the business honchos, do is that these all are paid employees. The skilled people become paid employees. The skilled labor, and इनका abuse या use करते हुए ये अपने business को run कर रहे होते हैं. This is contrastably different from how things have happened in the European world, where the skilled force itself was the founder of the business. Skilled professional ended up becoming the big businessmen. आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को, या फिर कि एप्पल कंपनी के फाउंडर्स को, स्टीव जॉब्स, या फिर टिम कुक, या फिर एलन मस्क का एग्जाम्पल आप अभी भी लाइव देख सकते हैं. ये सब के सब, इन सब की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये खुद भी एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं. दिस इज contrastably different from India, where big businessmen have traditionally come from in the form of lineage, descendants from a big business family, and they have basically used their money power to hire out the professionals and use the professionals as a paid employee for their companies. Very few companies have actually been founded by a real professional skill person. For example, Infosys, where Mr. Murthy was himself a skilled professional, an IT expert. Otherwise, most of the time the companies have been founded by people with hardly any professional skill of their own, and they have basically laid out or hired a startup, something, and purchased a startup and used that in order to build their money. So that's the truth about India and Indian richness. So this is what the video was about today. The basic understanding about society, its connection with the economic powerhouses, the rise of business and industries, the comparison of industries in India versus other countries, and also a little bit knowledge about the psychological origin of money, root of money inside human psychology.